एजेंडा पाकिस्तान के साथ आमिर दिया हाजिर है। नाज़रीन, आजकल पीडीएम के जलसों का बहुत शोर है। गुज़श्ता रोज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी पर माजी के सियासी रकीबों की जो नई नस्ल है वो हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तौर पर सफारा नजर आई और एक बार फिर नजर आई, क्योंकि कई जलसे इस तरह के हो चुके हैं। कई सियासी मुबस्सिरीन के ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो करीब आना है, जरदारी और शरीफ ख़ानदान का कदम से कदम मिलाकर चलना जो है वो सियासी पुख्तगी और बालिगुल नज़री की अलामत है, जो बकौल उनके जमहूरियत के लिए बड़ा नेक शगुन है। जोश जज्बात में कई मुबस्सिरीन को मरियम साहिबा में बेनज़ीर कज़्म, ज़हानत और जुर्रत की झलकियाँ नज़र आती हैं, और बिलावल में जो है बैक वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ का जो सियासी तदब्बुर है और बसीरत है, उसका वो इम्तज़ाज जो है वो समझते हैं। यानी कि बकौल शायर, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तुन शुदम तू जाँ शुदी। लेकिन शरीफ और जरदारी ख़ानदानों की बढ़ती कुर्बतों को बाज़ देखने वाले जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मौका परस्ती से ताबीर करते हैं। इन नाक़दीन के बकौल ये कुर्बतें जमहूर और जमहूरियत की मोहब्बत में नहीं, बल्कि एहतिसाब के शिकंजे से अपने बड़ों को बचाने, अपने ख़ानदान को और जो कारोबारी उनकी सियासी मफादात हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ और सियासत की बहाली के लिए हैं। हकीकत क्या है, हम अपने तज़किया निगारों से पूछेंगे। हुकूमत और उसकी पॉलिसियों पर तो तनकीद जो है हर वक्त निशाने पर रहते हैं, पर आज जो है हम कुछ इस पर भी बात करेंगे कि जो पीडीएम के अहम रहनुमा कौम के सामने कौन सा और क्या नया पैगाम लेकर आए हैं, और इस इख्तिलाफ के तहत पर क्या ये तनकीद जायज़ है कि इसके प्लेटफॉर्म से कौमी यकजहती और पाकिस्तानियत के फ़रोग के बजाय लसानियत और सूबाइयत को जो है हवा दी जा रही है, और पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों और उनकी क़यादत को जो है उनकी किरदार कुशी की मुहिम जारी है। आखिर इस तर्ज़ सियासत का अंजाम क्या होगा? पीडीएम के अपने इस्तीफ़ों का दावा और वादा पूरा करेगी और नए साल में क्या मुत्तहद रह पाएगी? आज हम इन्हीं बहुत ही आसान से सवालों पर बात करते हैं। जनाब, आसान तरीन सवालों पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहतरम आरिफ हमीद भट्टी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। राजा आमिर अब्बास साहब प्रोमिनेंट लॉयर हैं, सियासी मुबस्सिर हैं, हमें इस्लामाबाद से हमारा साथ देंगे। और हमारी आज की तीसरी मेहमान मोहतरमा फरीहा इदरीस साहिबा, ये जो है मारूफ एंकर पर्सन हैं, तजियाकार हैं। मैं अपने तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। भट्टी साहब, सीनियरिटी से बल्कि आपकी बारी आती है, द मोस्ट सीनियर पर्सन इस पैनल में। मुझे ये बताइए कि जब आप देखते हैं बिलावल साहब को और मरियम साहिबा को शाना बशाना बेनज़ीर के मज़ार पर उनकी कब्र के ऊपर फूल चढ़ाते हुए, तकरीरें साथ करते हुए, क्या हौसला बढ़ता है आपका? आप समझते हैं कि माशाल्लाह जमहूरियत जो हमारी मैच्योर हो गई है, तनावर दरख्त बन गया है, बड़ी अच्छी जो है रिवायात डाली जा रही हैं, या आप समझते हैं कि इसके जो दूसरे लोग इस पर तनकीद करते हैं कि जी इसमें ज़्यादा मौका परस्ती के दखल है? किस तरह से देखते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आमिर साहब आपके दोनों मेहमान, एक राजा साहब है, वैसे फरीहा इदरीस है, मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। अब मैंने आपके ने जो गुफ्तगू का आगाज़ किया, अगर मैं गुस्ताखी ना करूं तो मैं आपसे इख्तलाफ करने की जसारत करने लगा हूं। आपने बेनज़ीर से किस बात का बदला लिया? तो मैंने नहीं लिया। आपकी कोई उनसे जाती दुश्मनी है, अनाद है? आपने मरियम को कर दिया यार। यू कांट इमेजिन कि आपने क्या कहा है। मेरी बेनज़ीर साहिबा से बहुत ज्यादा गपशप थी। मुझे उन्होंने अपने शहीद होने से चंद दिन पहले कहा कि 2-3 खौफनाक चीजें आती हो, एक तरफ शरीफ बरादरान आते हो तो मैं शरीफ बरादरान से बचने की दुआ करूं अल्लाह से। यार अनबिलीवेबल आपने गुफ्तगू कर दी। मैंने सुना था बरसियों में फातिहा पढ़ी जाती है, जो दुनिया से रुखसत हो जाता है, लाहद में उतर जाता है, तो वो इंतजार करता है कि उसके वर्सा, उसके अहले खाना, उसके घर वाले। भट्टी साहब, एक जुमले की वजाहत अगर मुझे करने दें, में उसको नूर बन के सवाब मिले। भट्टी साहब, एक मुझे जुमला कहने की इजाजत है, फिर अपने आप बयान जारी रखिएगा। मैंने ये जो इब्तदाई कलमात में अपने इंट्रो में जो कहा, वो मैंने कहा बाज़ जो मुबस्सिर हैं वो मरियम साहिबा को और बेनज़ीर साहिबा को उनका तकाबुल ही नहीं करते, बल्कि देखते हैं उसमें जो आप उस पर तनकीद कर रहे हैं। मैंने कोट किया बतौर सहाफ़ी की जी, और आप देखें सोशल मीडिया पे आपको बेशुमार ऐसे मैंने अदब तो हाँ, वो मेरी तरफ से नहीं था, वो मतलब है मैंने दोनों रुख दिखाए कि बाज़ लोग मौका परस्ती कहते हैं, बाज़ लोग इस हद तक जाते हैं कि उनमें उनको शबाहत, उनकी झलक नज़र आती है मरियम साहिबा में बेनज़ीर की, लेकिन ये आमिर ज़िया नहीं कह रहा। जी मेहरबानी, मैंने अदब के दरा में कहा। अच्छा, आमिर सियासत जिनको नजर आती है शायद उनकी नजर कमजोर है, या उनको किसी कुएं में फेंक दे। उन्हें सियासी हिस्ट्री पाकिस्तान का नहीं पता, उन्होंने कभी जर्नलिज्म नहीं की। मैं आपको गुजारिश करता हूं, ये मरियम साहिबा ने कल अफसोस और करार ख्वानी की बजाय
जो गोलाबारी की जबान से वो भूल गई, कहती है कि जुल्फकार अली भट्टो को शहीद हुआ, मेरा दिल दुखता है। वो तुम्हारा दिल है? आपको पता है जुल्फकार अली भट्टो को फांसी किसने दी थी? जियाउल हक। मेरी इतना के मुताबिक वो डिक्टेटर है, डिक्टेटर और सियासी दौर था उसका, बदतरीन दौर था, जब साफियों को कोड़े पड़े, धुलाई कैंप में फोड़े, औरतों की इस्मत जरी हुई, किले में बंद किया गया। और उसका रूहानी वालिद कौन था? नवाज शरीफ। अनबिलीवेबल है। उन्होंने, नवाज शरीफ कौन था जिन्होंने जियाउल हक की कब्र पे जाके कहा कि जियाउल हक साहब मैं आपका मिशन जारी रखूंगा, वो गद्दार की बेटी। उन्होंने भट्टो को कहा था, मैंने और आमिर जिया ने नहीं कहा था। ये अल्फाज मैं उनके बता रहा हूं, मैं अपने नहीं बता रहा जनाब। फिर खुद आसफ अली जरदारी, फादर ऑफ बिलावल भट्टो जरदारी, उन्होंने कहा था नवाज शरीफ धरती का नासूर है, बोझ है, अगर इसका साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी नहीं माफ करेगा। अब मुझे समझ में नहीं आती इनमें मुमासलत कैसी। मरियम नवाज की सियासत में पैदावार हुई जब उनका वालिद प्राइम मिनिस्टर था। एक सोशल मीडिया सेल बना जो उनके खिलाफ बरात करने वालों की कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए था। अच्छा। मैंने मोहतरमा को बच्चे उठा के जेल के बाहर देखा। मैंने आसफ अली जरदारी के 4 इंटरव्यू किए थे जब इनके वालिद मोहतरम मरियम नवाज साहब के माफी चाहता हूं जेल में थे, और बख्तरबंद गाड़ी में जाते थे, खैर गाड़ी से उतरते ही ठीक हो जाते थे, स्टिक पकड़ लेते थे। वो मैंने वो भी मनाजर देखे हैं। मैंने वो भी देखे हैं जब मरियम नवाज कहती थी कि जरदारी, इमरान को वोट देना, जरदारी को वोट देना है, नवाज जरदारी भाई भाई। अच्छा। मैंने वो भी मनाजर देखे हैं जब बिलावल भट्टो कहते थे मोदी का यार नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। भट्टी साहब, मतलब माशाल्लाह आपकी याददाश्त। और एक आखिरी बात बता चलूं जो बहुत कम लोगों को पता है। जी जी जी। नहीं, मैं एक और बात बताता चलूं। नवाज शरीफ नमूदार हुए जियाउल हक की गोद से एक रेफरेंडम की सूरत में, रेफरेंडम जो जाली रेफरेंडम था, फ्रॉड था, धोखा था, फ्रेब था। कौमी सूबाई असम्बली लाहौर में एक इजलास बुलाया गया जिसमें जियाउल हक को एज ए डिक्टेटर मदऊ किया गया। वहां मेरे लीडर नवाज शरीफ ने कहा ये वो लीडर है जियाउल हक जिसके मरहून मिलत आज जमहूरियत है, मैं और आप है। यार क्या हो गया मेरे भाई, इन भाइयों को। अच्छा, आप अब जो हमदर्दी बात ये है, करें। आपने भट्टी साहब आपने वो पुरानी बातें याद दिला दी जिसे बहुत सारे लोग भूलना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में आपको तो याद है राजा आमिर अब्बास साहब, इनको बड़ा मतलब है, आपने देखा कितना उन्होंने फोर्सफुली प्रेजेंट किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं, उनको याद भी नहीं है। और जिनको याद है वो कहते हैं यार उसको पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए। आप लेकिन जब देखते हैं कि जी सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा ऐसी बात करूं, हमारे बहुत सारे जो दानिश्वर आते हैं टीवी के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, वो भी कह रहे हैं कि जी बड़ी अच्छी बात है कि ये दोनों जमातें जो हैं कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और जरदारी ख़ानदान ने और शरीफ ख़ानदान ने अपने माजी के इख्तलाफात भुला दिए, बाम शीरो शक्र हो गए। आप कैसा देखते हैं इस चीज़ को? क्या माजी की बातें एक तो भुलाई नहीं जा सकती, क्यों, और अगर क्यों नहीं हम थोड़ा सा आज की बात देखते हैं, मैं आपको समझाता हूं। आपने कहा कि जी दोनों में कोई ऐसी चीज कॉमन नजर आ रही थी। ज़हन में रखिए कि इस मुल्क की आवाम ये नहीं भूल सकती कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को डॉटर ऑफ ईस्ट का खिताब दिया गया था, और वो डॉटर ऑफ ईस्ट थी। और जहां पे मरियम बीबी हैं वो एक कॉन्विक्ट हैं, एक सजा याफ्ता हैं, एक उनके वालिद सजा याफ्ता हैं, एब्सकॉन्डर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम जो सी है वो जो खासकर ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जो कम से कमतर होती जा रही है, इस किस्म की जब वो मूव्स करेगी, सिंध में जो जयाला है वो वाकई ही जैसे भट्टी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को भुट्टो साहब का कातिल समझता है। और अगर वो इस पैमाने पे अब ये सियासत करेंगे कि मरियम बीबी सिंध में जाके जयालों को बताएंगी कि बीबी क्या है, तो इससे सियासी मुझे खता कलामी करने दे पार्टीज, ये पीडीएम के मुझे खता कलामी करने दे। मुझे ये बताइए एक ज़िमनी सवाल। आप कह रहे हैं कि मतलब आपने कहा कि जी मुबैना तौर पे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कातिल हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के,
लेकिन बेनज़ीर साहिबा ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था नवाज शरीफ के साथ जो है उन्होंने उस पर दस्तखत किए, मिसाक जमहूरियत जिसे कहते हैं। तो वो लोग तो खुद जो इससे पहले की नस्ल थी वो भी काफ़ी कोशिश कर रही थी कि मिल जाए, और उसके बाद फिर हमने देखा बाद में इख्लाफात हुए दोबारा से, लेकिन कोशिशें तो थी। देखिए उन्होंने बुला दिया तो मुझे और आपको क्या हक है? हाँ। जी भट्टी साहब ने बड़ा कहा, ज़ियाउल हक से शुरू करते हैं ना, और फिर ज़ियाउल हक का जो इनके ये मियाँ साहब जो उनके थे लीडर, जिसको वो अपना समझते थे, जिसको अपना सियासी वालिद समझते थे। मैं बात कर रहा हूं बीबी की नहीं, मैं बात कर रहा हूं उस पीपल्स पार्टी के जयाले की, मैं बात कर रहा हूं उसकी जिसने कोड़े खाए, मैं बात कर रहा हूं उस जहांगीर बदर की कि जिसने कोड़े खाए। तो ऐसे लोग जो उनसे हैं, अब जब ये दोनों सियासत कर रहे हैं, एक तरफ मरियम बीबी पूरी मुस्लिम लीग की सियासत को खराब करती जा रही हैं, इधर बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिया था, नजरियाती लोग थे, पहले जरदारी साहब ने उसको नुकसान पहुंचाया। तो अब पब्लिक ये देख रही है कि ये जो इनका इकट्ठ हुआ है, ये यकीनी तौर पे कोई सियासी इकट्ठ नहीं है, यकीनी तौर पे ये सियासत के लिए नहीं है, बल्कि एक्सपोज होते जा रहे हैं कि ये अपने जो पेरेंट्स के करप्शन के केसेस हैं उनको बचाने के लिए एक ऐसा इत्तेहाद कर रहे हैं जिससे सियासी शऊर रखने वाला कोई भी जो पार्टी का वर्कर है वो उससे मुनहरिफ होगा। और उसे, मुझे ज़ाती तौर पे, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों को जानता हूं कि जो इस बात पे खुश नहीं हैं। अब बात यह है कि जनाब इस प्लेटफॉर्म से आके इन्होंने बातें क्या की। आपने अपने इंट्रो में एक बहुत इंपॉर्टेंट तरफ इशारा किया कि जनाब हमें कल जो स्मेल आई है, खासकर बिलावल भुट्टो साहब ने, कि जनाब वो लिसानियत और सुबाइयत की बात राजा साहब मुझे खुदा कलामी, मैं आता हूँ उस सवाल पर आता हूँ। मैं वो जो इदारों पे बात की, सुबाइयत और लिसानियत की बात है, वो जरा हम आगे जाके करते। मैं चाह रहा हूँ फरिया अदरी साहिबा ने बिलाखिर उनका स्काइप चल पड़ा, बड़ी देर से हम जद्दोजहद कर रहे थे, हमारा PCR के दोस्त और फरिया साहिबा खुद भी। फरिया, ये बताइए कि सियासत में हमारी नई इब्तिदा है, ये जो माशाल्लाह कहते हैं ना बिलावल साहब और मरियम साहिबा जो हैं वो साथ साथ चलने लगे, या ये आपको मोहब्बतें आर्जी लग रही हैं? जी आमिर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट आप लोग कर रहे हैं और बहुत सारी सुपरस्टार एंकर लेट क्यों आती हैं, ये क्या वजह है? एक मिनट फरिया, एक मिनट, कुछ भट्टी साहब कह रहे हैं एक जुमला। जी भट्टी साहब, मेरी सिर्फ गुजारिश है, हमेशा सुपरस्टार एंकर्स लेट क्यों आती है? उनका वेट ज्यादा हो जाता है कि लोग वेट करते हैं उनका, तो मैंने सिर्फ यही गुजारिश करनी थी। चले आपने कर दी गुजारिश। और जी सुपरस्टार एंकर जनाब फरिया साहिबा। भट्टी साहब सुपर स्टार हैं असल में, तो उनके आगे और किसी की चिराग नहीं जलता, हम में से किसी का चिराग नहीं जलता। जी फरिया आ जाए, अपने जवाब पर आ जाए। आरजी है, क्या कह रही थी आप? मैं सुन रही थी वो बड़े गौर से, मैंने इनको पहले एक समा के शो पे भी देखा, उससे पहले मेरे प्रोग्राम में भी थे, तो ये कंसेप्टिवली बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं और हकीकत भी बता रहे हैं। मेरा, आप सब सीनियर लोग हैं, एक सवाल है आपसे कि ठीक है जो माजी में हुआ उधर उसको आप लोग अच्छे तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि फ्यूचर क्या है। हम जिस वक्त इकट्ठे खड़े होकर घड़ी खुदा बख्श में कहते हैं कि 1985 से चलती हुई चपकलिश को हमने खत्म कर दिया, दफन कर दिया, एक नया पेज है, तो क्या वो नया पेज ये मुहर सब्त कर रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ मोरोसी सियासत होगी? जितनी जमातें सियासी जमा हुई हैं जमहूरियत के नाम पर, उनमें से किसी के अंदर भी जमहूरियत नहीं है। आज हाफिज हुसैन साहब अपने दुख भरी कहानी सुना रहे थे कि किस तरीके से उनको एक इख्तलाफ राय करने पर इतने सालों की काविश को नजरअंदाज करके पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। सीनियर लीडर्स जो जमीयत को बनाने वाले थे उनको बाहर निकाल दिया गया। मौलाना फजल रहमान से पहले उनके वालिद थे, अभी उनके बेटे तैयार हैं। इधर मरियम नवाज साहिबा के वालिद थे, उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग मौजूद हैं पार्टी के अंदर। इसी तरीके से पहले पीपल्स पार्टी को डायनेस्टिक पार्टी कहते थे, अब तो सारी डायनेस्टी पे तैयार हुई हुई है। तो क्या आपकी डेमोक्रेसी वो नहीं है कि अगर मार्गरेट थैचर चाहती हैं तो जॉन मेजर आते हैं, या अगर डेविड कैमरॉन चाहते हैं तो दूसरे वजीर आजम आते हैं? खतरनाक सवाल उठा दिया आपने, बड़ा। मैं चाहूंगा मुझे अगर इजाजत दें, यू मेड योर पॉइंट फरिया। तो सारी पार्टी इसको डिफेंड नहीं करती, वो बंदे को हटाकर दूसरे बंदे को लेकर आती हैं। यहाँ पे अगर आए हैं शायद खाकान अब्बासी, वो भी कहते हैं कि मैं मानता ही नहीं हूँ सुप्रीम कोर्ट को, मेरी वजीर आजम तो वो डिस्क्वालिफाइड है।
तो ये वाली जमहूरियत कौन सी है, कोई मुझे जरा ये समझा चलें, अब भट्टी साहब, ये बड़ा मुश्किल सवाल जो है मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मुस्तकबिल क्या होगा, और उसके साथ साथ जो मौरूसी सियासत का बड़ा अहम नुकता उठाए कि जी बाज़ लोगों का ख्याल है कि हमारे यहाँ ये जमहूरियत के लिए, बका के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के ख़ानदान जो हैं वो सियासी जमातों पे छाए रहें। वो कहते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं, बल्कि आज मैं देख रहा था कुछ हमारे बाएं बाजू के पुराने दोस्त, हमारे प्रोग्रेसिव जो कहते हैं अपने आप को लिबरल डेमोक्रेट कहते हैं, वो भी दिफा करते हैं इन चीज़ों का। और जब हम जैसे आप जैसे लोग इतराज़ करते हो, कहते नहीं आपका जो है जमहूरी क्रीडेंशियल्स बड़े कमज़ोर हैं भट्टी साहब, फरिया के भी, आपके भी, राजा आमिर साहब के भी और हमारे भी। जी देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ। गुजारिश है, एक तो आपने फरमाया माजी नहीं, किसी भी शख्स की गुफ्तगू में करने के बारे में उसका माजी और हाल इग्नोर नहीं किया जा सकता। गैब का इल्म अल्लाह की जात को है। मैं कैसे मान जाऊं कल जो कह रहे थे वो ठीक है या आज जो कह रहे हैं वो ठीक है? मैं इनमें से कैसे तमीज कर लूं सच क्या है गलत क्या है? दूसरा फरीका ने बहुत ठीक कहा, इस खित्ते में ना बहुत सारी अंग्रेजों ने हुक्मरानी किया, ज़हनी तौर पे गुलाम है, अपाहज है। जुल्फ़कार अली भट्टो, नुसरत भट्टो, बेनज़ीर साहिबा, आसफ अली जरदारी, बिलावल आसफा, नवाज शरीफ मुजरम, शहबाज शरीफ मुलजम, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, जुनैद सफदर तैयार हो रहा है। मुझे बताए गुलाम ही हमने रहना है, और मुझे बता दे ये दोनों इकट्ठे क्यों हुए हैं? अब ये फौज को भी अटैक कर रहे हैं। जी मुझे जवाब दे दे, आपका मुंतही वजीर आजम ये जमहूरियत के दावेदार जमहूरियत को गाली देते हैं। जो बंदा अपनी जमात में जमहूरियत नहीं ला सकता वो मुल्क में जमहूरियत क्या लाएगा? जिसने अपने मुल्क में जमात में नहीं लाई, मुझे बताया आपका वजीर आजम 172 या 73 वोट लेता है और मुंतहिब होता है, उसका नाम है इमरान खान। आपका आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलती है 350। और मुझे बताए कि ये कौन सी है, ये डिक्टेटर कैसे बुरे हो गए? इसी आर्मी चीफ को मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने तैनात किया, इसकी एक्सटेंशन में उनका हाथ था। झगड़ा क्या है? दोनों लुटेरे खानदान कानून की गिरफ्त में, मुबैना करप्शन के अरबों खरबों के इल्जाम है। तो सिरे महल का इल्जाम मैंने नहीं लगाया, स्विस बैंक का इल्जाम मैंने नहीं लगाया। नवाज शरीफ जिस केस में सजा हुई है वो पीपल्स पार्टी के दौर में गया था, अपने उनके दौर में गया था, वो केस मैंने नहीं किया। जरदारी पे जो केस है बेनामी 2015 FIA जरदारी साहब ने कराया, वो नवाज शरीफ ने कराया था। अब दोनों लूटा हुआ माल, एक तरफ भारत ने हम पे जंग मुसल्लत की है, भाई चेयरमैन नैब आपका लगाया हुआ, आर्मी चीफ आपका लगाया हुआ, इलेक्शन कमीशन आपका लगाया हुआ। और मुझे बताएं आप करना क्या चाहते हैं? कौन सा ऐसा इशू है कि आर्मी चीफ को आपने एक्सटेंशन दी और 8-10 दिन बाद उसने ऐसा काम कर लिया जिस पर आप दोनों शेरो शिकन हो गए, जो कल तक एक दूसरे का गिरेबर मारते थे, पटा डाल के घसीटते थे। मैं मोहतरम मरियम नवाज साहब की बहुत सारी बातें मैं करना नहीं चाहता। मैं ये बताना आगे चल के पूछते जरदारी की आगे चल के पूछते हैं। आपने भी मतलब है सवाल पर एक और सवाल लिख दिया राजा आमिर साहब। ये जो मुझे उस सवाल का जो जवाब था कि हमारे बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स हैं, लिबरल्स हैं, सो कॉल्ड तरक्की पसंद हैं, उनका कहना है कि जी मौरूसी सियासत में कोई ख़राबी नहीं और साउथ एशिया में ऐसे ही जमहूरियत होगी, इसी तरह चलनी चाहिए। जब तक ख़ानदान नहीं होंगे तो जमहूरियत नहीं होगी। क्या राय है आपकी? देखिए, अब हमें थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना होगा कि जो लोग इनकी तायीद करते हैं या जो लोग इसको कहते हैं कि ये दुरुस्त है, तो थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो ये वो लोग हैं कि जिनको ये ख़ानदान किसी न किसी तरीके से मराद देते रहे, किसी न किसी तरीके से ओब्लाइज करते रहे, इनकी अपनी दुकानें चलती रहीं। चाहे हम अपने जर्नलिज्म में देखते हैं, चाहे हम अपने एंकर्स को देखते हैं, जर्नलिस्ट को देखते हैं, तो जब इनको नज़र आ रहा है कि अभी भी अगर ये दोनों आ जाए तो हमारी जो वो दुकानदारी थी, हमारी जो वो एक पहचान बन गई थी, हमें जो वो बुला के प्राइम मिनिस्टर हाउस में ब्रीफिंग्स दी जाती थी, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते थे, तो ये इनको वो चीज़ें अब दोबारा से याद आ रही हैं। लेकिन ये समझ नहीं रहे कि अवाम जो उनसी है, अवाम ने क्या फ़ैसला किया। अवाम ने फ़ैसला ये किया कि लाहौर का जलसा आप देख ले, लाहौर के जलसे में लोगों ने इसी वजह से शिरकत नहीं की कि वो मौरूसी सियासत के साथ साथ वो ये समझ रहे हैं कि ये खाली मौरूसी सियासत नहीं कर रहे, ये तो एक माफियाज में दोनों ख़ानदान
एक कार्टल्स में ये अपने आप को उन्होंने ढाल लिया है। और ये इस मुल्क की जो रिसोर्सेज हैं, इस मुल्क के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी नजरें तो उस पे लग गई हैं। सियासत को ये एज ए टूल फॉर बिजनेस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बना रहे हैं, और गरीब को इसलिए गरीब तर किया हुआ है कि पहले तो उनको आप डराते हैं, धमकाते हैं, कत्ल करते हैं, मारते हैं, उसको खाने का नहीं मिलता। तो अब पहली दफा जब अवाम देख रही है कि हमें इनसे जान छूटती हुई नजर आ रही है, तो अवाम यकीन कीजिए कि ये पीडीएम, ये 11 जमातें, ये आगे चल के जब बात होगी, वो जब वो ये देखते हैं कि ये कौन से लोग हैं, महमूद खान अचकजई को जब वो देखते हैं, जब वो देखते हैं कि फजलुर रहमान स्टेज पे बैठा है, जब वो देखते हैं कि जनाब वहां से बलूचिस्तान के दूसरे लोग बैठे हैं, जब वो ये देखते हैं कि सियासत पर भी आते हैं, क्योंकि वक्फे पे जाने से पहले मैं चाहूँगा ये जो फरिया साहब ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, बाद लोगों को बड़ा आप देखें कि सब पूरा कहते हैं हर तरफ छाया हुआ है कि जो ऑप्टिक्स हैं कि जी मरियम साहिबा जो हैं कब्र पे बेनज़ीर साहिबा की फूल निछावर करिए, बिलावल उनके साथ हैं, आसपास आते हैं। ऑप्टिक्स में आपके ख्याल में एक आम आदमी के दिल में ये अच्छा एक कहते हैं ना एक मस्बत पैगाम जा रहा होगा, या उनके लिए बेहतर हो रहा होगा इन नौजवान सियासतदानों के लिए जो नई नस्ल है, तीसरी नस्ल है इस खानदान, दो खानदानों की? देखिए, ऑप्टिक्स तो बहुत मैटर करते हैं हर चीज के अंदर, खासतौर पे आजकल की मॉडर्न पॉलिटिक्स के अंदर। वो बड़े खूबसूरत ऑप्टिक्स हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगे, दिलगुजार हैं। अच्छी बात है कि सब इकट्ठे हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किस बात पर इकट्ठे हो रहे हैं? आपको याद होगा कि उससे पहले नेशनल एक्शन प्लान बनाने पर भी कई 126 दिन का धरना देने के बाद इमरान खान साहब जो कंटेनर से नहीं उतरते थे, जाके नवाज शरीफ साहब के साथ ही बैठ गए थे, जिनको हटाने के लिए कह रहे थे। जबरदस्त ऑप्टिक्स थे, मगर मकसद क्या था उस वक्त? मकसद था मुल्क को दहशतगर्दी से बचाने का। आज मकसद क्या है? जो ऑप्टिक्स के साथ लोग सिर्फ यही नहीं है कि देख के कह देंगे बड़ी खूबसूरत तस्वीर है और बात खत्म हो गई। आज मरियम नवाज जाकर बात करती है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की स्ट्रगल का, तो मुझ समेत सब लोग जाके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की स्ट्रगल को पढ़ते हैं, चाहे वो डॉटर ऑफ ईस्ट हो, चाहे वो रिकंसिलिएशन हो, चाहे वो दीगर उनके अहवाल हो। तो पता ये चलता है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जिंदगी की एटलीस्ट 90% स्ट्रगल तो मरियम नवाज के वालिदी के खिलाफ थी, या उन्हीं की बनाई हुई मुश्किलात थी, या आज हम जिन लिबरल्स की बात कर रहे हैं वो उसमें शामिल थे। तो कैसे, जो अभी भट्टी साहब ने बात की, तो वो हटा कैसे सकते हैं? एक सवाल और है, लोग कहते हैं वक्त तब्दील हो गया, बिलावल भुट्टो साहब बहुत मैच्योर हो गए, उन्होंने तकरीर बहुत अच्छी करना शुरू कर दी, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बात दफा वाकई उनकी जो स्टेटमेंट है वो तमाम डिफरेंट जो इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं उनसे बड़ी आगे की मॉडर्न स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि बिलावल भुट्टो अच्छी तकरीर कर ले, मरियम नवाज शरीफ जबरदस्त तकरीर कर ले, या वो ये चाहती है कि वो पॉलिटिक्स तकरीर के मतन पर भी आते हैं, क्वालिटी ऑफ स्पीच पर भी आते हैं, क्वालिटी ऑफ स्पीच पर भी आते हैं। ये भी देखते हैं कि पीडीएम का जो पैगाम है, ऐसे क्या पैगाम है जो बिलावल साहब दे रहे हैं, मरियम साहिबा दे रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। कुछ जो बड़ा सवाल हमारे सामने पेश नज़र होगा कि पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो है क्या कौमी यकजहती के लिए जो है इस्तेमाल हो रहा है या सुबाइयत लसानियत को फैलाने के लिए, इस पर भी बात करेंगे। और इदारों पर क्या दबाव बढ़ाने में पीडीएम कामयाब हुई है, बात होगी वक्फे के बाद। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि जी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बजाय इसके कि कौमी यकजहती की बात हो, इत्तेहाद की बात हो, पाकिस्तानियत की बात हो, वहाँ पर लसानियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, सुबाइयत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या राय है आपकी? भाई ये जो इल्ज़ाम है, ये वाकई इल्ज़ाम सही है या मुबालगा आराई पर मबनी ये इल्ज़ाम है? किस तरह से देखते हैं आप? देखें, सो कॉल्ड जो जमहूरियत पसंद, इस गुलामी को जो दो खानदानों ने गुलाम बनाया हुआ है, इसको जमहूरियत कहते हैं। मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ। मेरी गुजारिश है नैब एहतसाब शुरू करे, सबसे पहले मुझसे शुरू करे और इन सो कॉल्ड फ्राडियों का भी करे। ठीक है, मैं तो मुशर्रफ का भी एहतसाब भुगत चुका हूँ, नवाज शरीफ का भी भुगत चुका हूँ और अच्छे खासा भुगत चुका हूँ। मेरी ट्रैवल हिस्ट्री से लेके पैदा होने तक सब कुछ इन्होंने खंगाल लिया है, इन्हें भी है। अच्छा, दूसरी गुजारिश है,
मेरी मरियम साहिबा, हाय हाय हाय, 60 लाख का हाथ में बैग हार्वर्ड से, और बिलावल चचा, वो क्या नाम है उसका, रियल कौन, मलक रियाज से 3 करोड़ रुपया लेने वाला, अब अंकल अंकल मुझे पैसे चाहिए। जब वो पढ़ते थे, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं, जब मलक रियाज ने उसको कहा, बिलावल ने पैसे मांगे, कहते ਤੁਹਾਡੇ चाचे भतीजे, काश ये लाड़काना से उतर के चंद गलियों में चले जाते और वहां लाड़काना में 90% लोगों के पांव में जूता नहीं, खाने के बर्तन में राशन नहीं, तन पे पूरा लिबास नहीं, जिनके घर में बिजली आती नहीं, जो सड़कों पे सोते हैं, जब ये सरदार गुजरते हैं तो वो जूता नहीं पहन सकते। ये कौन सी अवाम की जदोजहद कर रहे हैं, मुझे बताए तो सही। लाड़काना कराची में बिलावल भुट्टो से 5% भी एक बंदा कोई पैसा हो, -1% नहीं हो तो मैं बिलावल को मान जाऊंगा। बिलावल को कहे कभी जहां जानवर और इंसान एक जगह से पानी पीते हैं वो पानी पी के दिखाए। मरियम को कहें जो बच्चियां जहेज ना होने की वजह से बूढ़ा हो जाती हैं, उन्हें जाके बताए मैं 3-3 करोड़ की शॉपिंग करती हूं। उसे बताए जाके जिस औरत के सर पे छत नहीं होता उसका सुहाग छिन जाता है, तो कितने एकड़ों में वो रह रही है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अल मरूफ, पता नहीं कैप्टन सफदर है या नवाज है, मैं तो आज तक यही नहीं चेक कर सका। लेकिन भट्टी साहब, उन्हें बात ये कि एकड़ों में रहते हो जिससे आपका शेर, वो हमारे और आप जैसे सहाफ़ी तजियाकार इतराज करते रहते, लेकिन अवाम तो उनके रहनुमाओं का दावा है, अवाम उनके साथ है, और ये लोग जो है अवाम का दर्द जो है दिल में रखते हैं, जमहूर के लिए निकले हैं, जमहूरियत के लिए लड़ने के लिए निकले हैं। जी भट्टी साहब, और ये अवाम का दर्द, यही अवाम का दर्द है, यही अवाम की दर्द की वजह है मेरे भाई, मेरे मोहतरम, यही अवाम की दर्द की वजह है। जब ये आए थे पहली दफा, नवाज शरीफ 81 में फिनांस मिनिस्टर बने थे, इनके कितने एहसासे हैं, अगर आज उससे अरब हाँ गुना ज्यादा ना हुए तो मैं वाजिबुल कत्ल। उस वक्त पाकिस्तान का कर्जा कितना था और आज कितना है, अच्छा, मैं सजा का नहीं, इनको अवाम का दर्द ना कहे कि लुटेरे हुक्मरानी लेने के लिए और एहतसाब से बचने के लिए फिर एक माफिया इकट्ठा हो रहा है। वो कामयाब होता या नहीं होता मुझे नहीं पता, अवाम को बीच में ना लाए। मैं तो कह रहा हूं अवाम की जो 99% अवाम को बहाना बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, मुझे फरिया कुछ कहना चाह रही हैं, फिर मैं आमिर साहब की तरफ चलता हूँ। जी फरिया। पूछा आमिर साहब, 2009 या 2010 में मैं एज अ रिपोर्टर कवरेज के लिए गई थी लाड़काना, उसके बाद भी कई दफा गई, वो की बरसी पर ही गई थी, और मुझे वहाँ जो अवाम आप इसका जिक्र कर रहे हैं ना, मैं उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिली हुई हूँ, और जाके मैंने आगे जिन गलियों का कर रहे हैं जिक्र भट्टी साहब, उन गलियों में भी मैं गई थी, लोगों के हालात देखे थे, जहाँ हम ठहरे थे, बात की पल्स ऑफ पब्लिक। सो ये बात मुझे बड़ा पर्सनली भी मेरा ये सवाल है कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो बड़े स्कॉलरली माइंड वाले लोग हैं, उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है ग्राउंड रियलिटी की, कि हम कहते तो हैं ओ जी बड़ी पावर हो गई, ठाटे माता समंदर अवाम का, उससे जाके पूछे तो सही, आप जाके उस जलसे के अंदर ये लोगों से सवाल करें। आधे से ज्यादा लोग कल्ट फॉलोइंग पर आते हैं, वो मेला बनाने के लिए आते हैं, कुछ पैसे लेकर आए होते हैं, अकीदतमंद भी आते हैं, लेकिन आपने इतना डिप्राइव रखा है उस इलाके को कि उनको पता ही नहीं है उनके राइट्स क्या है। फिर जो थोड़ा समझने वाले, बात करने वाली बातें करते हैं, उनको सब कहते हैं कि इनको जमहूरियत नहीं पसंद, या देखें ये गलत बात कर रहे हैं या रंग में भंग डाल रहे हैं। यही बात आप अगर कुदरतुल्लाह शहाब की किताब है शहाबनामा, वो इतने साल पुराने जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से आपस में जंग होती थी दो इलाकों में जहां पर ऐसी हेजमनी हो कि हमने स्कूल नहीं बनने देना, ना इधर बने ना इधर बने। स्कूल बनने से उनको लगता था कि लोगों में एम्पावरमेंट आएगी, आज जाके हालात कुछ ज्यादा तब्दील नहीं हुए, आज भी स्कूल के अंदर भैंसें बांधी जा रही हैं, आज भी हाँ, वो तो वीडियो आ रहे हैं, वहाँ पे पार्टी वार्टी हो रही, नाच गाने की महफिलें बर्पा होती हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और वो आप तो लाड़काना की बात करें या कराची में बिलावल हाउस के पीछे अगर आप जाके देखें, उसके इतराफ में देखें, तो आपको नजर आ जाएगा कि कितनी अच्छी जो है माशाल्लाह गवर्नेंस हो रही है। लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब, वो जो मेरा सवाल था, पीडीएम का प्लेटफॉर्म और सुबाइयत और लसानियत का जहर बहुत ज्यादा नहीं फैल रहा क्या? आमिर, पीडीएम में जब हम देखते हैं तो हमें नज़र आता है महमूद खान बैठा हुआ,
फजल रहमान बैठा हुआ, डॉक्टर मालिक बैठे हुए हमें नज़र आते हैं। शुरू में तो ये पीटीएम को भी लेके उसमें आ रहे थे, फिर हमें नज़र आते हैं कि जनाब वहाँ से बातें क्या हुई। अगर कल के जलसे को आप देखें तो मुझे इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सीपैक के बारे में कल उस जलसे में ये बातें हुई कि ये सीपैक का प्रोजेक्ट हमें इस अंदाज में नहीं चाहिए। वहाँ से बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जनाब ये सीपैक जोन सा है ये तो गवादर का है। भाई मेरे, आप बात करें कि सीपैक इस मुल्क का है, इस मुल्क की आवाम का है, पाकिस्तान का है। उन्होंने कहा कि जनाब ये फेंसिंग जो हो रही है, अब ये वो बातें हैं कि जो सीपैक के खिलाफ जाती हैं। वो कहते हैं कि जी गिलगित बिल्तिस्तान का सीपैक है, पंजाब का नहीं है, उसका नहीं है। ये बातें, अब मौलाना की बातें आपको याद होगी, गिलगित बिल्तिस्तान की जब बात हुई तो वो चले गए कि जनाब ये तो अभी भी खुद से कहते हैं कि डिस्प्यूटेड एरिया है। तो अब ये चीज़ जो है इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को देखनी है कि ये प्लेटफॉर्म कहीं किसी स्टेज पे जाके ये सीपैक के जो हमारे इश्यूज हैं, क्योंकि आपने एक बात की कि इस्टेब्लिशमेंट को कितना ये अंडर प्रेशर ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि ज़रा बराबर भी नहीं ला रहे। अलबत्ता वो खुद से अगर इनके प्रेशर में आ रहे हैं तो ये एक वो गलती करेंगे कि कभी ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं कि जनाब नेशनल डायलॉग होगा। भाई आप किससे करेंगे डायलॉग? आप डायलॉग करेंगे उस शख्स को जिसके बारे में आप कहते हैं कि हमने लंदन में बैठाया हुआ है और उसकी मुलाकातें पता नहीं कहां कहां होती हैं। आप डायलॉग करेंगे उन लोगों से कि जनाब जिनके बारे में आप कहते हैं कि बैरून मुल्क से पीडीएम को फंडिंग के भी शवाहिद मिल रहे हैं। आप डायलॉग करेंगे कि जनाब ऐसी सिचुएशन में ये लोग आते जाएंगे कि ये किसी भी अंदाज में ब्लैक मेलिंग होगी, और अगर आप ब्लैक मेलिंग की तरफ खुद चले गए तो ये कमजोरी होगी। कोई बात नहीं आ रही कि वो डायलॉग की बात करें। वो डायलॉग जाहिर अगर होगा तो हुकूमत से होगा, रियासती इदारों से तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल जो बड़ा अहम है भट्टी साहब, कि ये जो इल्ज़ाम लग रहा है कि जी तंग नज़र कौम परस्ती को हवा दी जा रही है, और बजाय इसके कि आप मुल्क की बात करें, मुल्क की वहदत की बात करें, आप इलाकों में बांट कर उनकी इलाकाई उसको ज़्यादा उजागर करते हैं। ये चीज़ जो है कम से कम जो फेडरल पार्टीज़ हैं, नून लीग हो गई, फेडरल पार्टी है, पीपल्स पार्टी दावा करती थी एक ज़माने में चारों सूबों की जंजीर का, उसमें क्या ये चीज़ उनकी सियासत के साथ जोड़ खाती है, या वो इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक इत्तेहाद लेके चल रहे हैं? बिस्मिल्लाह। आमिर साहब नहायत अदब एहतराम से हवा से इक़्तिदार और इत्तेसाब का अमल इन्हें इंसानियत से दूर ले गया है। हम सब के लिए एक फख्र है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। सिंध का पंजाब मुझसे ज़्यादा है, लाहौर मुझसे ज़्यादा है। ये देखे अपने इंतकाम के लिए पाकिस्तान में ये दोनों खानदान, नवाज शरीफ और जरदारी डिस्ट्रिक्ट प्रोफेसर है, इन्हें कहें अगर इन्हें इतना ही पाकिस्तान से प्यार है, अपनी टोटल प्रॉपर्टी पाकिस्तान ले आए, इधर से कमाए पैसे, लोगों के रोजगार भी हो। और इन्होंने तो इस मुल्क को छोड़ चार्टर्ड प्लेन लेके चले जाना। नवाज शरीफ कहाँ है इस वक्त? जब पहले भी उनको सजा हुई तो जद्दे चले गए थे। आसफ अली जरदारी ने जब रहील शरीफ को कहा तुम 3 साल के लिए आते हो, हम हमेशा के लिए है, तुम आते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कराची से खैबर बंद होगा, अगले दिन 1.5 साल के लिए मुल्क के लिए भाग गए। कभी सिंधुइज्म, कभी पंजाबी तेरी पागरू लग गया था। इससे ज्यादा सेल्फिश क्या होंगे? इससे ज्यादा ये खुद गर्ज लालची क्या होंगे? एक तरफ 99% लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही, तालीम नहीं मिल रही, साफ पानी नहीं मिल रहा, छत नहीं मिल रही। ये अरबों के खरबों रुपए के बिजनेस बाहर रख के मुझे बताए, हमें अब कभी जबान पे लड़ाते हैं, कभी सूबों पे लड़ाते हैं, कभी जात बरादरी पे लड़ाते हैं। इन्होंने तो हमें इंसान ही नहीं रहने दिया। तू पंजाबी, तू बंगाली, तू फला। ओ भाई मैं कहता हूँ सबका पाकिस्तान है, एक और वही स्पिरिट होनी भी चाहिए। बड़ी हक है। लेकिन ये बात की बिल्कुल आपने बात आमिर साहब, हफ्स से इक़्तिदार के लिए मैं याद रखे, ये इंडिया का साथ दे देंगे कुछ लोग, हफ्से इक़्तिदार के लिए भारत का साथ दे देंगे। खुदा न खास्ता, अल्लाह मेरे मुंह में हमारी मैं किसी को गद्दार नहीं कहता, लेकिन जो मुल्क में तासुब फैलाता है वो मुल्क का मुहिब्बे वतन नहीं है। दुरुस्त। अच्छा, इसमें फरिया साहब जो एक बड़ा सवाल जिसका भी राजा आमिर साहब ने जिसकी तरफ इशारा दिया कि एक तासुर ये उभर रहा है कि जी हुकूमत जो है
या बकौल इनके रियासती इदारे जो हैं वो कुछ नरमी का मुजाहरा कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मतलब है जिस तरह की बातें करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में, कि आप इदारों को, आप उनकी मुल्क की वहदत पे सवाल उठ रहा है, आप जो कौमी अहमियत के मंसूबे हैं उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और बाकायदा एक तंग नज़र कौम परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। लेकिन एक दूसरी तरफ से हम देखते हैं बिल्कुल खामोशी है। क्या बर्दाश्त करना अच्छी बात है कि खुद ही चीज़ें फिजल आउट हो जाएंगी, या कोई इंटरवीन करना चाहिए? देखिए, कोई चीज जो है वो बगैर इम्पैक्ट की नहीं जाती। अगर आप लीडर हैं और लीडर्स ही निकले हुए हैं बाहर, तो आपकी फॉलोअर्स भी हैं, आप जो बात कह रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी जा रहा है। और हम कुछ लोग जो समझेंगे कि गलत गलत है, मगर बहुत सारे लोग गलेबल होते हैं, वो उसके पीछे शुरू हो जाते हैं। इसलिए लीडर्स पे जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है कि वो बात क्या कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि ये अच्छा है। शुरू में लगता था कि बहुत खुली बातें हो रही है, लेकिन हाँ। बात करना, डायलॉग करना कोई हर्ज नहीं है। मेरा ओपिनियन ये है कि बात का जो दरवाजा है वो हमेशा ओपन रखना चाहिए। हमने बहुत एग्जांपल्स देखी हैं दुनिया में ऐसी, जहां पर बड़े आगे जाके लोगों ने अच्छा, स्टैंड नहीं लिया। बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। मुझे एक जुमला कहने थे, फिर आप अपनी बयान जारी रखिएगा कि बिल्कुल आज़ादी तहरीर और तकरीर होनी चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसके नाम पर बाकायदा झूठ बोला जा रहा है, मुबालगा आराई की जा रही है, वो चीज़ें कही जा रही हैं कि जिनका वजूद नहीं था, और उसको फिर क्योंकि सोशल मीडिया पे राइटिंग में आ रहे हैं, लोग समझते हैं कि जी बिल्कुल यही सच था। तो इसमें भी तो कोई लाइबल, डिफेमेशन, कोई कुछ तो होना चाहिए। दुनिया में कहीं पर भी मादर पिदर आज़ादी होती है, मुयसर नहीं होती। जी फरिया। देखिए, सवालात हैं, लोग पूछते हैं। अगर यार सादिक ये कह रहे हैं कि टांगे कांप रही थी, उसके बाद वो स्टेटमेंट को वापस भी नहीं ले रहे और इंडिया उसको ऐसे उठा के पेश कर रहा है जिससे वाकई ये हकीकत और जबकि झूठ है, तो बहुत सारे लोगों की दिल आजारी हुई है। बहुत सारे लोग क्लैरिटी चाहेंगे उसके अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि बस लेट्स जस्ट पुट इट अंडर द कार्पेट एंड मूव ऑन, ऐसे नहीं हो सकता। कुछ रेड लाइंस हैं। जब आप और एक तवातर से आप देख रहे हैं, जहां से ये जलसे शुरू हुए, आप देखिए कभी एक स्टेटमेंट आती है, कभी दूसरी स्टेटमेंट आती है, कभी तीसरी, मगर जब आप इनको कनेक्ट द डॉट करते हैं, चाहे वो ग्रेटर बलूचिस्तान की हो, चाहे वो उर्दू को मादी जुबान ना बनाने की हो, चाहे वो लाहौर के लोगों को गद्दार कहने की हो या शर्म बनाने की हो, आपको एक कनेक्ट द डॉट करें तो कंप्लीट पिक्चर नजर आ जाती है। एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, वो जो क्रॉनिकल्स वाले प्रोपेगेंडे की बात हुई थी। मैं चाहूंगा राजा साहब आप भी इस पर कमेंट करें। मैं ही देख लूँ, जैसे अभी मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की बरसी मनाई गई और उसमें हमने देखा कि बाकायदा बाज़ लोग जो हैं वो बड़ा दावा करें कि जी उनको ज़ाहिर है कि उनको जो शहीद किया गया, वो कत्ल की जो साजिश हुई, वो सबको पता है कि जी दहशत गर्दों ने की, और उनके नाम भी सबको पता है। लेकिन उसमें भी आप जो है रियासती इदारों को, उस वक्त की हुकूमत को अगर मोर्द इल्ज़ाम ठहराएँ, तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही एक डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स हो जाता है, बल्कि वो कहते हैं ना आउटराइट झूठ है ये। जी देखिए आमिर, अब आउटराइट झूठ, ये अदारे और ये जो बात हो रही है कि जनाब के डायलॉग में कोई हर्ज नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए। एक बात ज़हन में रखिए आमिर, कि नुकसान तब पहुंचेगा कि जब यहाँ से सज़ा का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, जब आपको और हमको ये समझ आ जाएगी कि ये डायलॉग के चक्कर में आप अरबों रुपए लूटने वालों को छोड़ रहे हैं, उन्हें बैरूने मुल्क जाने दिया जा रहा है, तो फिर आपके मुल्क में किसी किस्म की जो आप कहते हैं प्रिंसिपल्स या असूल या रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। और जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जहां डायलॉग का बहाना करके आप करप्शन और इस चीज़ को लीगलाइज कर देंगे, तो उसका नुकसान ये होगा कि आपके अदारे जो पहले ही कमज़ोर हैं वो इतने मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगे। और फिर जब बैरूने मुल्क जाते हैं, हम और आप देख रहे हैं कि जनाब ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या? ये 5th जनरेशन वॉरफेयर यही है कि आपके अपने मुल्क में इंसर्जेंसीज कराई जाएं, आपकी इकोनॉमी को इतना कमज़ोर किया जाए इन्हीं लुटेरे और करप्ट लीडर्स के ज़रिए, और फिर जब ये उनके हत्थे चढ़ जाते हैं कि जो आके इनके लिए लॉबिंग भी करते हैं, जो आके इनको छुड़ा के ले जाते हैं। देखिए, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता कि वो आके कहता है किसी स्टेट से कि मुझे ये बंदा बाहर, इसको जाने दें। बात होती है कि उन्हें पता है कि इसको हम अपने मफाद के लिए फिर इस्तेमाल करेंगे। ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया का इतना बुरा रोल होता जा
जा रहा है कि जो लोगों को समझाने की बात है वो समझाने की बजाय वो दुरानी का एक हफ्ता चलाते रहे कि जी दुरानी पता नहीं वहां चले गए, उन्होंने शहबाज शरीफ को पता नहीं क्या दे दिया, अब तो डायलॉग होगा, अब तो भाई किस चीज की होगी? दुरानी कौन है? और ये चीजें हैं कि मीडिया आए और लोगों को बताए कि इस मुल्क में अब जो नॉन इश्यूज के ऊपर ज्यादा तवज्जो है मीडिया की तरफ हम जा रहे हैं। हमारी एक सेकंड, हमारी हुकूमत, एक सेकंड आमिर, एक सेकंड कि हम जी एक जुमला बोलिए। चले आप चूंकि चुप हो गए, मैं भट्टी साहब एक और चीज की तरफ जाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रह ना जाए। पीडीएम का जो इस्तीफों का एजेंडा था वो क्या हुआ? बड़ा जोर था, मतलब शोर था इस बात का कि जी इस्तीफे आने हैं, वो एजेंडे पे नहीं रहा उनके। क्या क्या सूरत हाल है, क्या तजदिया आपका? आमिर साहब, गुजारिश है, पहले पीडीएम वजीर आजम का रिजाइन लेने चली, ठीक है, खुद रिजाइन देने पे आ गई। जरदारी ने इनको चक्कर दे दिया, भाई लोगों से डील कर ली और उन्होंने कहा ना मैंने रिजाइन देना है, ना सिंध हुकूमत होनी है और सेनेट का इलेक्शन भी लड़ना है। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात रूट है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ऑन चैलेंज कर रहा हूं, दोनों का बयानिया फर्क है। हाँ, एक असल बात जो आपने की, मुझे अपनी हुकूमत से गिला इस इमरान खान से, ये भी हमारा मुल्ज़म होगा। इन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। इसी आइन में पाक फौज और अदलिया के बारे में करैक्टर असैसिनेशन की सजाएं लिखी हैं, ये उस पर अमल क्यों नहीं करते? किस लिए रखा हुआ आइन? आइन क्या वही है जो इनकी मर्जी की शिक है, जिसमें 40 मेरी और आम की बुनियादी हुकूक की शिक है, वो नहीं है जिसमें फौज के बारे में बात करने, गद्दारी का लफ्ज लिखने पे, फौज की करैक्टर असैसिनेशन पे आइन में उसके तहत क्राइम है और जजों के खिलाफ बात करना क्राइम है। उनकी इज्जत उछालना, उन्हें कमजोर करना, ये जान के दूसरे मुल्क को बताना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क की फौज कमजोर है, और अल्लाह ना करे जिस मुल्क की फौज कमजोर हो वहां पूरा उसकी वहदत सालमियत हमने देखा मशरिक़ वस्ता में क्या हश्र हुआ, अदलिया को प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि अगर आप इदारों को तबाह करते हैं। हमने देखा मशरिक़ वस्ता में क्या हश्र हुआ बाद ममालिक का, कि जिस तरह की खाना जंगी हुई और जिस तरह का वहाँ पर पूरा बर्बादी हुई। क्या लग रहा है फरिया, आपको भी लगता है कि हुकूमत का जो रद्द अमल है, जिस तरह का चैलेंज दिया जा रहा है और जिस तरह से एक कहते हैं ना कि रियासती इदारों को निशाना बनाया जा रहा है और कहते हैं एक मनफियत फैलाई जा रही है, कमज़ोर रद्द अमल है, सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे? देखिए, कुछ ऐसी बातें होती हैं, एक तो जब रिकंसिलिएशन की बात करते हैं तो बात ये नहीं है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपने रेड लाइंस क्रॉस की हैं, तो बात है आपने अगर कानून को तोड़ा है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कोई बहस। लेकिन जहां पर जो कुछ सवालात हैं जो हम सबकी ज़हनों में है, मसलन अगर हम पाकिस्तान को इस वक्त देखें, कोई भी अगर दरमियाना पढ़ा लिखा इंसान भी देखे तो आपको नजर आ रहा है कि थ्रेट्स एक्सटर्नली बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मामलात हैं जो उस वक्त हल तलब हैं। तो जिस वक्त आपकी जमहूरियत की स्ट्रगल के लिए दो कॉल जमातें निकली हैं और वो एड्रेस ही नहीं करती इंटरनेशनल थ्रेट्स को, वो जिक्र ही नहीं करती इंटरनेशनल इश्यूज का, उनका तमाम दारों मदार आपके उस एक इदारे पर है जो बड़ी थ्रेट से बचाए हुए है। क्या है कि आप जो सच है उसका सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं, दूसरा नहीं देख रहे। जब ये कुछ चीजें होती हैं, दे बिकम इन एब्सेंस, जब आप उन पे बात ही नहीं करेंगे तो वो ज्यादा अहम हो जाती है, एग्रीवेट होगा, होलिस्टिक पिक्चर नहीं दिखा रहे। बहुत अहम नुकता उठाया राजा साहब। अब एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, एक तो इस्तीफे की हमने बात की थी, उससे जुड़ा हुआ सवाल, आपके ख्याल में हिस्ब इख्तिलाफ जो है उस पर से क्या बाज़ जमातें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही कि सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगी, वो ज़िमनी इंतखाबात में भी लेंगी, तो इसका मतलब है कि बहुत एक रेडिकल चेंज आ गया। पीडीएम जिस उससे मकाम से शुरू किया था उन्होंने अपना, जिस तरह के मुतालबों से बात शुरू की थी, अब बहुत डाइल्यूट हो गए हैं क्या? देखिए, पीडीएम ने क्या, इसका जो क्रक्स है वो ये है कि पीडीएम ने अपने आप को मजीद रिडिक्यूल कर दिया और इस मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डे बाय डे इतना कमज़ोर ये पार्टीज खुद ही करती जा रही हैं कि अब अवाम का इस सियासी सिस्टम पे, और वो जो हमें एक घिस्सा पिटा नारा सुनते थे कि जी लूली लंगड़ी जमहूरियत, इस मुल्क को जमहूरियत ने आमिर ज़िया नहीं बचाना। इस मुल्क को अगर बचाना है तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ने बचाना है। इस मुल्क को अगर बचाना है
तो आपको एक मजबूत सिस्टम ने बचाना है। ये लूली लंगड़ी जमहूरियत और ये पार्लियामेंट और ये लीडर ऑफ अपोजिशन, तो ये चीजें अब बहुत पीछे रह गई हैं। अब आपको चाहिए कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है, आपके जो अदारे हैं, वो अदारे इस किस्म की ब्लैकमेलिंग में ना आए। और इंटरनेशनल जो बात हो रही है, आपके जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, आपने इस इलाके, इस रीजन की एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन के ही एग्जिस्ट कर सकेंगे। ये पार्लियामेंट आप देख लीजिए कि क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं है। कि निजाम मजबूत होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात की आपने। उसको हासिल करने के लिए लीडरशिप चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप खत्म हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है भट्टी साहब, आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम का। पीडीएम का मुस्तकबिल सन 2021 में क्या देख रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि ये जिद्दोजहद के लिए निकलेंगे? एक ख्याल ये कि जी मुत्तहिद नहीं रह पाएंगे, क्या आपका वो है इस पे टेक? देखिए, ना वो मुत्तहिद है, मजबूरी की खातिर आए हैं, दोनों नैब ज़दा है। जरदारी साहब मेरी इतलात के मुताबिक नहीं करेंगे। ताहम अगर पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान मदरसे के लोग लेके इस्लामाबाद पे धावा बोल देते हैं, उधर एम्बेसियों पे पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए धावा बोलते हैं, तो मुश्किल होगी। अदरवाइज इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। किराए के मदरसे के बंदे, या मुझे खदशा है कि कोई और भारत फ़ायदा उठा सकता है। हुकूमत को गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन मुल्क दुश्मनों से नहीं, सियासी बात होनी चाहिए, सियासी डायलॉग होने चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आर्मी चीफ रिजाइन दे, DGISI दे, मुंतहिब वजीर आजम से रिजाइन मांग रहा है। मुझे बताइए, खुद गैर आईनी मुतालबा है, ये खुद गैर आईनी मुतालबा है मेरे मोहतरम। किस कानून में लिखा? 2 तरीके से हुकूमत जा सकती है, खुद रिजाइन दे या अदम एतमाद आए। तीसरा तो गैर आईनी मुतालबा कर रहे हैं, इनकी जद्दोजहद ही गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो मेरे ख्याल में इन्हें रोकना चाहिए और इस्लामाबाद में हमले की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इतलात है कि मौलाना अपने बंदों के जरिए गैर मुल्की एम्बेसियों पर मुबैना तौर पर हमला करवा सकते हैं। ये मैंने आपको खबर दे दी, और GHQ भी जा सकते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब भट्टी साहब, राजा आमिर अब्बास साहब और फरिया इदरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात ये जैसा कि राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा था कि इदारों को मुस्तहकम होना चाहिए, मईशत को मुस्तहकम होना चाहिए, और जब ये मुस्तहकम होंगे तो जनाब जमहूरियत की गाड़ी भी चलती रहेगी। और जमहूरियत जो है सिर्फ तनकीद करने का नाम नहीं, जलसे जुलूस का नाम नहीं, बल्कि लोगों को डिलीवर करने का नाम है। उसके लिए मेरे ख्याल में हुकूमत को भी ज़रा सा अपनी बेल्ट टाइट करने की ज़रूरत है, अच्छा अपना परफॉर्म करने की ज़रूरत है, और इसी तरह से हिज़्ब इख्तिलाफ को भी ज़्यादा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।